हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, हम रस शास्त्र की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आपका सेकेंड ईयर रस शास्त्र का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, वो भी अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दिस चैप्टर इज अबाउट मेनली हिस्ट्री एंड बेसिक्स ऑफ रस शास्त्र। तो हम इस वीडियो में 5 पॉइंट्स मेनली कवर करेंगे जिससे पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। इटमोलॉजी एंड डेफिनेशन ऑफ रस शास्त्र की हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, नागार्जुना का रस शास्त्र में योगदान, डिफरेंस बिटवीन रस एंड रसायना, कंसेप्ट ऑफ रसशाला एंड रस मंडप। चलिए शुरू करते हैं। रस शास्त्र की निरुक्ति। रस शास्त्र को दो वर्ड में डिवाइड किया तो रस प्लस शास्त्र। तो रस का अर्थ रस शास्त्र में लिया गया है पारद, और शास्त्र तो सबको पता है, शास्त्र मतलब स्टडी। स्टडी ऑफ पारद, स्टडी ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, तो श्लोक देखते हैं। रसनात् सर्वधातूनां रसः इति अभिधीयते, जरा रुक मृत्युनाशीय रस्यते वा रसो मतः। ये श्लोक रस रत्न समुच्चय 1/77 से लिया गया है। इसका मीनिंग है, रस का अर्थ पारद लिया गया है, तो पारद जो है सभी धातुओं को द्रवीभूत और आत्मसात कर सकता है। पारद मर्क्यूरी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। मर्क्यूरी का सिंबल Hg होता है, उसका एटॉमिक नंबर 80 और एटॉमिक वेट 200 होता है। रस के अन्य अर्थ, मतलब रस से क्या अर्थ लिया जा सकता है। रस मतलब शिव, वीर्य, ब्रह्मा, द्रव, स्वाद। ऐसा बोलते हैं ना, रस आ गया, स्वाद आ गया। रस का मतलब रुचि भी ले सकते हैं, पर रस शास्त्र में रस का अर्थ पारद लिया गया है, मतलब मर्क्यूरी। पारद एक ऐसा मेटल है जब जो बहुत सारे मेटल्स को डाइजेस्ट कर सकता है, और इसलिए ये मुख्य घटक द्रव्य होता है बाकी औषधियों के निर्माण के लिए। रस शास्त्र की परिभाषा। लोहम मृतम कंद विषम सूतम चेति निगद्यते। रस रत्न समुच्चय 28/2। रस शब्द से लोह, कंदविश, सूत मतलब पारद का ग्रहण होता है। लोह मतलब बहुत सारे धातु है, जैसे रजत, स्वर्ण, ताम्र, लोह, नाग, पिनल, कांस्य। कंदविश मतलब वत्सना, और सूत मतलब पारद। तो जिस शास्त्र में पारद के साथ महारस, उपरस, धातुएं, इन सब का शोधन, मारन, सत्वपातन जैसे प्रक्रिया, मूषा या पूट में औषधि निर्माण के लिए उपयोग होती है, उसका वर्णन प्राप्त होता है, उसे रस शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए तुम लोग बस ये डेफिनेशन समझो। महारस, उपरस, शोधन, मारन, पातन, मूषापूट, ये सब हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो रस शास्त्र का बेसिक था। उससे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे इतने, पर एमसीक्यू आ सकते हैं, या फिर कोई एलक्यू में अगर तुम्हें शुरू करना है आंसर, तो सबसे पहले रस शास्त्र की निरुक्ति, परिभाषा, उससे स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रस शास्त्र। इस पे एलक्यू तो नहीं, पर एसक्यू आ सकता है 5 मार्क्स के लिए। तो देखते हैं कालानुक्रमिक विकास रस शास्त्र का। अब हम एक एक करके सारे काल देखेंगे। सबसे पहला है प्रागैतिहासिक काल, मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसका कब से कब तक था? 4000 बीसी से लेके 1500 बीसी तक। ठीक है, 4000 बीसी से 1500 बीसी तक। इस इस काल को भी दो काल में विभाजित किया गया था। दो काल कौन से थे? सबसे पहला था हड़प्पा के पूर्व वाला काल, और दूसरा था मोहनजोदारो या हड़प्पा काल। ठीक है, कौन से दो काल में विभाजित किया था? हड़प्पा के पूर्व, और एक दूसरा था मोहनजोदारो या हड़प्पा काल। तो इस काल में रस शास्त्र की शुरुआत हुई थी, और लोग धीरे धीरे थोड़े थोड़े रासायनिक प्रक्रियाओं थोड़े थोड़े रासायनिक प्रक्रिया करते थे। जैसे कि बर्तनों को दो से ज्यादा कलर्स में रंगते थे। ताम्र से बहुत सारे वस्तुएं बनाई जाती थी। इसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। स्वर्ण रजत के आभूषण बनाए जाते थे। ताम्र को मूषा में गलाने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो ये सब प्रागैतिहासिक काल में किया जाता था, मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, तो
कैसे याद रखना है, इसे 2 काल में डिवाइड किया था, हड़प्पा के पूर्व का काल और हड़प्पा या मोहनजोदारो काल। ठीक है, ऐसे याद रखना है। दूसरा काल है वैदिक एवं आयुर्वेदिक संहिता काल, 1200 बीसी से 800 एडी तक। कौन सा? वैदिक एवं आयुर्वेद संहिता काल, 1200 बीसी से 800 एडी तक, एडी तक। ठीक है, तो वैदिक से याद रखना, वेदों में धातुओं के उपयोग के स्पष्ट प्रमाण मिलते थे। मतलब वेदों में धातुओं का मतलब उल्लेख किया गया था। जैसे ऋग्वेद में स्वर्ण, रजत, ताम्र, कांस्य का उल्लेख मिलता था। स्वर्ण का जो प्रयोग है वो आभूषण बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए यूज करते थे। और कांस्य मतलब ब्रॉन्ज का जो यूज है वो औजार और बर्तन बनाने के लिए प्रयोग करते थे। ठीक है, आयुर्वेदिक संहिता काल से हमें ये पता याद रखना है कि संहिता काल मतलब चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में भी विभिन्न प्रकार के द्रव्य, धातु, रत्नों का उल्लेख किया गया था। जैसे प्रवाल, हरताल, मनशिला, इन सब का चिकित्सीय रूप से प्रयोग करते थे। औषधि निर्माण के लिए भी किया जाता था। तो हमें इतना ही याद रखना है, वेदों में धातुओं का स्पष्ट उल्लेख किया गया था और आयुर्वेद संहिता काल जैसे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में भी धातुओं का प्रयोग औषधि निर्माण के लिए करते थे। ठीक है, ये 2 काल हो गए। अब हम तीसरे काल पे जाते हैं। तो तीसरा है संक्रमण काल या माध्यमिक काल, इसको ट्रांजिशनल पीरियड भी कहते हैं। इसका है 800 एडी से 1100 एडी तक। संक्रमण काल या माध्यमिक काल 800 एडी से 1100 एडी तक। तो इस काल के अंतर्गत रसशास्त्र का जो विकास है वृंद और चक्रदत्त के उपलब्ध साहित्य से पता चलता है। इसमें बस इतना याद रखना है, परपटी, ताम्र, पारद, गंध या ताम्र के योग की निर्मिति का उल्लेख किया गया है। बस इतना ही याद रखना है, परपटी, ताम्र, पारद, गंधक या ताम्र के योग की निर्मिति का उल्लेख इस काल में किया गया है। ठीक है, चौथा है तांत्रिक काल। तांत्रिक काल का 800 एडी से 1300 एडी तक इसका याद रखना है, 800 एडी से 1300 एडी तक। तो तांत्रिक काल में आचार्य नागार्जुना, जिन्हें फादर ऑफ रसशास्त्र भी जाना जाता है, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों के माध्यम से रसशास्त्र का विकास किया। जैसे ग्रंथ जैसे रस रत्नाकर, कच्छपूट, रसेंद्र चूड़ामणि, ऐसे बहुत सारे ग्रंथों में रसशास्त्र का उल्लेख किया गया। इसलिए रसशास्त्र का विकास तांत्रिक काल में हुआ। फिफ्थ है ईट्रो रासायनिक काल या ईट्रो केमिकल पीरियड, 1300 एडी से 1550 एडी तक। इस काल में रस शास्त्र का विकास रस रत्न समुच्चय, शारंगधर संहिता, रस कौमुदी तथा भाव प्रकाश जैसे ग्रंथों से ज्ञात होता है। तो ये हो गए 5 हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रस शास्त्र। हमें बस इतना ही याद रखना है, अगर एसक्यू के लिए याद आया तो, इससे ज्यादा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम देखेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदिक औषधीय निर्माण मतलब भेषज कल्पना। भेषज कल्पना का कालानुक्रमिक विकास। तो भेषज कल्पना का 4 कालों में विकास हुआ है। सबसे पहला है वैदिक काल, संहिता काल, मध्य काल और आधुनिक काल। सबसे पहला है वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल साहित्य में औषध तथा आहार का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के अनुसार औषधियों की उत्पत्ति देवताओं से होती है। ठीक है, तो वेदों में भीषक और भेषज का भी उल्लेख मिलता है। भीषक मतलब वैद्य, डॉक्टर, भेषज मतलब औषधि। वेदों के अध्ययन से पता चलता है कि विभिन्न प्रकार की औषधियां जैसे पीपल, अपामार्ग, अर्जुन, गोधूम, मसूर, इनका भी वर्णन वेदों में प्राप्त होता है। तो इससे पता चलता है कि वैदिक काल में भी औषधियों के निर्माण का उल्लेख किया गया था। दूसरा है संहिता काल। संहिता काल से याद रखना, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में भी भेषज कल्पना का उल्लेख किया गया है। चरक संहिता में 8 स्थान है टोटल, जैसे सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान। तो इन सभी स्थानों में कहीं ना कहीं भेषज कल्पना का वर्णन किया गया है।
जैसे चरक संहिता के सूत्र स्थान में तृतीय अध्याय में लेप कल्पना का वर्णन उपलब्ध है और चतुर्थ अध्याय में पंचकषाय योनियों का और पंचकषाय कल्पनाओं का वर्णन है। तो इससे पता चलता है कि संहिताओं में भी भैषज कल्पना का उल्लेख हुआ है, तो ये संहिता काल हुआ। तो तीसरा है मध्यकाल। ठीक है, इस युग में गद निग्रह, चक्रदत्त, शारंगधर संहिता आदि का ग्रहण किया जाता है। शारंगधर संहिता भैषज कल्पना का आधारभूत ग्रंथ है। इसे 13वीं शती में आचार्य शारंगधर मिश्र ने लिखा है। यह 3 खंड में परिपूर्ण है, मतलब इसे 3 खंड में डिवाइड किया गया है शारंगधर संहिता को, पूर्व खंड, मध्य खंड और उत्तरखंड। बस इतना ही याद रखना है मध्यकाल में। चौथा है आधुनिक काल, मॉडर्न पीरियड। इस काल में आयुर्वेदिक ग्रंथ में भैषज रत्नावली का विशेष स्थान है। इसके कर्ता है गोविंद नाथ सेन जी। इस ग्रंथ में सर्वप्रथम स्नेह मूर्छना का वर्णन किया गया है। विभिन्न औषधियों के प्रतिनिधि द्रव्यों का भी उल्लेख किया गया है। आधुनिक काल में ये जो ग्रंथ है भैषज रत्नावली, औषधि के निर्माण के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। इसमें लगभग 100 कल्पनाओं का भी वर्णन प्राप्त होता है। तो बस हमें इन 4 कालों में से मैंने जितना बताया उतना ही ध्यान रखना है। अगर इसमें से क्वेश्चन आया तो एमसीक्यू में से ही आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नागार्जुना का रस शास्त्र में योगदान। आचार्य नागार्जुन को रस शास्त्र का जनक या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जनक माना जाता है, मतलब फादर ऑफ रस शास्त्र या फादर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी जाना जाता है। तो उन्होंने क्या क्या किया हम देखते हैं। उन्होंने धातु विज्ञान चिकित्सा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विशेष रूप से पारा मतलब मर्क्यूरी, पारद को धातुओं के निष्कर्षण, शुद्धिकरण और चिकित्सीय उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया। मतलब उन्होंने पारद जैसे धातुओं के निष्कर्षण, शुद्धिकरण और चिकित्सीय उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने आयुर्वेद की एक विशेष शाखा के रूप में रस शास्त्र को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है, जिसमें धातुओं और खनिजों के औषधि उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नागार्जुना के कार्यों ने आयुर्वेदिक पद्धतियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया, विशेष रूप से रसायन निर्माण के माध्यम से रोगों के उपचार में। ठीक है, आचार्य नागार्जुना द्वारा लिखी गई पुस्तकें, रसेंद्र मंगला, कक्षपूता, रस रत्नाकरा। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है बस। ये भी क्वेश्चन ऐसे के लिए आ सकता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रस एंड रसायना। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एसएक्यू में, तो इसे डिफरेंस के रूप में ज्यादातर पूछा जाता है। तो हम देखते हैं रस एंड रसायना। रसनात् सर्वधातूनां रसः इति अभिधीयते। इसका मतलब है रस पारद संबंधी प्रक्रियाओं का सूचक है। रस मतलब पारद संबंधी जो भी प्रक्रिया की जाती है उसे रस कहते हैं। रस सामान्यतः रोगों की स्थिति में संकेतित होता है। ठीक है, हम रसायन देखते हैं। रसायने वापि यज्ज्वरा व्याधि नाशनम तस्मिन्। इसका मतलब है रसायन उसे कहते हैं जो जरा व्याधि को नाश करता है। रस ही रसायन का कार्य करते हैं जब इनको किसी अन्य द्रव्य के संयोग से या विबंध संस्कार द्वारा पोटेंशिएट कर दिया जाता है, तब रस ही रसायन का कार्य करता है। रस शक्तिशाली होने पर रसायन के रूप में कार्य करता है। साइंस ऑफ मेडिसिन विच एलिमिनेट्स डिसीज एंड इंक्रीजेस द लॉन्गेटिविटी। रसायन का सेवन तभी करते हैं जब पूरा शरीर पंचकर्म द्वारा शुद्ध हो गया हो। ठीक है, बिना शरीर शुद्ध के रसायन का सेवन करना निरर्थ होता है। यहाँ पे हमारा रस और रसायन का डिफरेंस भी हो गया है। आगे का पॉइंट देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रसशाला। प्राचीन काल में इसे रसशाला कहते थे और आधुनिक काल मतलब मॉडर्न पीरियड में इसे फार्मेसी कहते हैं। प्राचीन काल में जिस स्थान पर पारद से संबंधित क्रियाएं या फिर जहां पर औषधि निर्माण किया जाता था उसे रसशाला कहते हैं। रसशाला बनाने के लिए ये 4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है रसशाला का स्थान, कार्य क्षेत्र मतलब भवन, बिल्डिंग, रसशाला में कार्यरत कर्मचारी, वहां पे काम करने वाले लोग,
कार्य विभाजन, अलग अलग जगह पे वर्किंग डिवीजन। ठीक है, तो एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं अभी। तो हमारा पहला पॉइंट है रसशाला का स्थान। शहर या गांव के पूर्व या उत्तर दिशा में ही रसशाला को स्थापित करना चाहिए। रसशाला का निर्माण ऐसे स्थान पर करना चाहिए जहां पर किसी प्रकार की बाधा न हो, जिस स्थान पर सब प्रकार की औषधियाँ उपलब्ध हो, जहां पर पानी की उपलब्धता हो। ठीक है, विभिन्न प्रकार के यंत्र जो रस कार्य में उपयोग हो उनमें युक्त होना चाहिए। ऐसे स्थान पर ही रसशाला को स्थापित करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कार्य क्षेत्र मतलब भवन। तो कैसा होना चाहिए? चारों तरफ से दीवारें होनी चाहिए। इसमें सम्यक रूप से हवा या प्रकाश प्रवेश करना चाहिए तथा अनेक चित्रों से युक्त होना चाहिए। ठीक है, ऐसा भवन, ऐसी बिल्डिंग स्थापित करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है रसशाला में कार्यरत कर्मचारी। शाला में 3 तरह के लोग होना जरूरी है। सबसे पहला है रस वैद्य, निघंटु तज्ञ जिसे औषधियों का अच्छा ज्ञान हो, सर्वदेशज भाषज्ञ जो रसशाला के आसपास स्थित क्षेत्र या अन्य क्षेत्र की भाषाओं का ज्ञाता हो। ठीक है, फोर्थ है कार्य विभाजन वर्किंग डिवीजन। रसशाला में निम्न उपकरणों का संग्रह करना चाहिए। कोष्ठी जैसे सत्वपातन कोष्ठी, सुरा कोष्ठी, अनेक प्रकार की जल द्रोणी, भस्त्रिका तथा नलिका, स्वर्ण लोह आदि धातुओं से निर्मित कुंडलियां। ठीक है, चालनी, मूषा तथा इसके उपादान द्रव्य, त्रिविध भेषज संग्रह। ठीक है, कोयले, उपले, शीशिया, प्याले, छोटी सीप तथा शंख तथा अन्य जो भी आवश्यक उपकरण है उनका संग्रह करना चाहिए। ये चारों चीजें मिला के रसशाला की स्थापना होती है। ठीक है, अब हम रस मंडप देखेंगे। रस मंडप रसशाला के भवन के अंदर भिन्न भिन्न स्थान और दशाओं में औषध निर्माण कार्य संबंधित होता है। इसी को रस मंडप कहते हैं। ठीक है, रसशाला के समीप ही रस मंडप का निर्माण किया जाता है। रस मंडप में ही रस लिंग की स्थापना करके उसकी पूजा तथा शिव जी एवं पार्वती जी की पूजा अघोर मंत्र द्वारा करते हैं। इसी रसशाला में अलग अलग दिशाओं में अलग अलग कार्य किए जाते हैं। 4 दिशाएं तो सबको पता ही है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, लेकिन रसशाला में 8 दिशाओं पर अलग अलग कार्य किए जाते हैं। उत्तर दिशा में वेद कर्म, दक्षिण दिशा में पाषाण कर्म, पूर्व दिशा में रस भैरव, पश्चिम दिशा में धावन या जल का कार्य किया जाता है, वायव्य में सुखाना, ईशान दिव्य में औषध कर्म, आग्नेय में अग्नि कर्म, नैऋत्य में शास्त्र कर्म। तो ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पूरा चैप्टर ब्रीफ में कवर कर लिया है और उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लिए हैं। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे पेपर में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर फर्दर लेक्चर्स। और अगर आपको बीएमएस के बारे में और जानना है तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।